स्टूडेंट्स, आज हमारी इस वीडियो में हम प्रतिरोध और प्रतिरोध के संयोजन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमारी नई नई वीडियो को प्राप्त करते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रतिरोध पर आते हैं। प्रतिरोध क्या है? देखिए, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं प्रतिरोध कि किसी चालक तार में धारा प्रवाह में उत्पन्न होने वाला अवरोध चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। हम इसके नोट्स के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट्स, किसी चालक का वह गुण जो चालक में धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम प्रतिरोध को यूँ भी समझ सकते हैं जैसे किसी रास्ते पे हाईवे पर ब्रेकर्स बने होते हैं। जैसे ही आप ब्रेकर्स पर पहुंचते हैं, आप अपनी रफ्तार को, स्पीड को कम कर देते हो। तो प्रतिरोध का भी कुछ इसी प्रकार का उपयोग होता है कि जब तार में धारा प्रवाह की जाती है, हम जानते हैं धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। यदि हम उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बीच में अवरोध डाल देते हैं तो धारा क्षय होती है, उनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे धारा प्रवाह में जो अवरोध बनता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। हमारे पास विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। सामान्यतया प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, हम इसे परिपथ में इस तरह के साइन के द्वारा दर्शाते हैं, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, विद्युत परिपथ में हमारे पास प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, जिसमें नंबर एक हम लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने संधारित्र वाले पाठ में भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो संयोजन पढ़े थे संधारित्र के। लेकिन वहाँ जो घटना, जो आंसर आपको आया, उसका उल्टा आंसर आपको यहाँ बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हमने ये माना कि हमारे पास उदाहरण के तौर पर तीन प्रतिरोध तार हमारे पास हैं। जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। जैसा कि आपको पता है श्रेणी क्रम होता क्या है, हम एक सिंपल साधारण परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि पहले तार का दूसरा सिरा यदि दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का ये जो संयोजन होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। स्टूडेंट, छोटी कक्षा तक आप ये द्वारा ये परिभाषा दी जाती थी जो सही थी, लेकिन बड़ी क्लास में आने के बाद आप इस तरह की परिभाषा देते हैं, यह एक सही तरीका नहीं होता है। तो हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, हम श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं। हम इस रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन
प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान बनी रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये माना 3 प्रतिरोध तार हमारे पास है जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। हमने इन तीनों तारों को श्रेणी क्रम में V वोल्ट का स्रोत की बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये लीजिए प्लस माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी है। जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ आपके पास कुंजी है स्टूडेंट्स, ये कुंजी बंद करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जब धारा प्रवाह होता है तो हमने जैसा कि परिभाषित किया है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहेगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा बनेगी उसका मान होगा I। लेकिन इन प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर ओम के नियम से लिखा जा सकता है I और R। अब चूंकि प्रथम प्रतिरोध तार का प्रतिरोध है R1, इसलिए हमने यहाँ लिखा R1। ठीक है, धारा नियत है I, इसलिए एक समान बनी रहेगी और विभवांतर आपके पास बनता है V1 के रूप में। इसी तरह से प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2 और प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, ये तो हमने ज्ञात किया प्रत्येक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। हम लिखते हैं अतः कुल विभवांतर आपके पास बनेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 व 2 को शामिल किया, जिसके आधार पर हम कहेंगे V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3। यदि हम ये कहें तुल्य प्रतिरोध, स्टूडेंट्स एक सवाल आता है यहाँ पर कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए, तुल्य प्रतिरोध को हम परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त वह प्रतिरोध जिसमें परिपथ की धारा और जोड़े गए बिंदुओं के मध्य विभवांतर अपरिवर्तित रहता है, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसकी परिभाषा मैं आपको लास्ट में अलग से लिखवाऊंगा साथ में। तो मैंने यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कहा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS सीरीज हो तो V बराबर IRS। समीकरण नंबर 4।
समीकरण 3 व 4 से आपको मिलेगा IRS बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको मिलता है यहाँ पर RS बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बनता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने ज्ञात किया श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का मान। अब इससे संबंधित सवालों को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसको मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिक के रूप में अपने पास है स्टूडेंट, हमने ये कहा यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं सभी का प्रतिरोध बराबर है, अर्थात R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर अप टू Rn बराबर R, तो तुल्य प्रतिरोध जो आपको मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध, वह आपके पास बनेगा RS बराबर होगा N इंटू R। आप क्या करिए, जितने प्रतिरोध आपको दिए गए हैं उन प्रतिरोधों की संख्या को उस तार के प्रतिरोध से गुणा कर दीजिए, तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा 2 ओम का एक प्रतिरोध तार, 5 प्रतिरोध तार है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। 2 ओम के 5 प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आप क्या करिए, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास बनेगा 10, अर्थात तुल्य प्रतिरोध आपको कितना प्राप्त होगा, 10 ओम प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा प्रतिरोध जब समान थे। ट्रिक नंबर 2 के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक नंबर 2 जो है उसके रूप में हम ये कह सकते हैं, यदि आपके पास n जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध आपने प्राप्त किया, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमने ये कहा यदि n समरूप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त हुआ RS बराबर N इंटू R। ठीक है, तो हमने ये कहा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर आपको मिलेगा V, मैं इसको बोल देता हूँ डैश, बराबर V/N। कैसे स्टूडेंट्स, समझिए इस बात को भी आप, कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ पर इस चित्र में आपने क्या कर रखा है कि 3 प्रतिरोध तार आपके पास है। ठीक है, संख्या कितनी है, 3, प्रत्येक का प्रतिरोध आप मान लीजिए 2 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 6 हो गया साहब। अब वोल्ट V मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, तो आपको ये बताना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा।
तो कुल विभवांतर है 12 वोल्ट और कुल संख्या है 3, तो 12 में आपने 3 का भाग दिया तो आपके पास आता है 4 वोल्ट। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 वोल्ट का बनेगा। ये तो थी हमारे पास ट्रिक नंबर 2। आइए अब हम ट्रिक नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3 के रूप में स्टूडेंट्स अपने पास है, श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं इस फॉर्मूले में बताता हूँ आपको कौन सी चीज़ किस तरह से प्रदर्शित होती है। V डैश, जिस तार के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। R डैश, जिस तार का प्रतिरोध जिसके सिरों पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। R S, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। और V आपके पास है आरोपित कुल विभवांतर। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में रखकर वैल्यू को आप जो भी तार आपको दिया जाए उस तार के सिरों पर आप विभवांतर का मापन आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो थी नॉर्मल ट्रिक्स की विशेषता। यहाँ अब मैं आपको कुछ और बातें श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित बताता हूँ। आप इनको कह सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, विशेषताओं के रूप में भी इसको कहा जा सकता है स्टूडेंट। जिसमें सबसे नंबर 1 विशेषता आपके पास है कि सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा एक समान प्रवाहित होती है। हम इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक समान होगी। नंबर 2 विशेषता इसकी आपके पास बनती है कि यदि परिपथ का जो परिणामी विभवांतर है पृथक पृथक प्रतिरोधों के विभवांतर का जो योग होगा आरोपित विभवांतर के बराबर होता है। तो हमने इसको हमारी लैंग्वेज के रूप में अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर होगा। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग आरोपित विभवांतर के बराबर होगा। और थर्ड और लास्ट पॉइंट के रूप में हमारे पास होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि तुल्य प्रतिरोध का जो भी मान आपको मिलेगा, जो आंसर आपको प्राप्त होगा, तुल्य प्रतिरोध सदैव जो भी प्रतिरोध आपके पास दिया जाएगा उससे अधिक होगा। तुल्य प्रतिरोध सदैव उपस्थित प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, के मान से अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित ट्रिक के रूप में 3 महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इसके अलावा कुछ इसकी विशेषता मैंने आपको बताई। अब इस ट्रिक को मैं एक न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट, अब मैं आपको जो ट्रिक मैंने बताई है और श्रेणी क्रम के बारे में मैंने जो आपको वीडियो में बताया है उसके आधार पर मैंने यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल दिया है और इस न्यूमेरिकल में हम उन सभी बातों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। आपके पास यहाँ सबसे पहला सवाल है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ आपके पास है। यहाँ परिपथ की व्यवस्था के आधार में देखते हैं कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आपके पास जुड़े हुए हैं, जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। V वोल्टता जिसका मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट के साथ जोड़े गए हैं।
हम जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान एक समान होगा, चूँकि यह श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेषता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला सवाल है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र में हम देखते हैं कि R1 बराबर है 1 ओम, R2 बराबर आपको दे रखा है 2 ओम व R3 बराबर आपको दे रखा है 3 ओम। इसलिए तुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसका मान होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, अर्थात श्रेणी क्रम RS बराबर होगा 6 ओम। ये आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है। अब हमारे पास है अगला सवाल, जो कि ट्रिक के रूप में होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिखा जा सकता है V डैश बराबर होगा R डैश बटे RS और इंटू V। जैसा कि मैंने आपको वहाँ समझाया है, R डैश आपके पास है जिस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, R डैश। RS तुल्य प्रतिरोध जो कि आपने 6 ओम प्राप्त कर रखा है, और V 12 वोल्ट जो कि आपने वोल्टता आरोपित की है। इसलिए हमने कहा V डैश के रूप में हमने कहा पहली वोल्टता V1 बराबर, R डैश की जगह हमने लिखा R1 बटे RS इंटू V। R1 आपके पास है 1 बटे 6 इंटू 12, मतलब कि आपको मिलेगा 2 वोल्ट, अर्थात 1 ओम वाला जो तार है उसके सिरों के मध्य जो वोल्टता बनती है या विभवांतर बनता है वह 2 वोल्ट का होगा। उसी प्रकार से V2 के लिए होगा R2 बटे RS इंटू V, अर्थात 2 बटे 6 इंटू 12, 4 वोल्ट आपको प्राप्त होता है। और V3 बराबर होगा R3 बटे RS इंटू V। R3 का मान है 3, RS आपके पास है 6 बटे 12, आपके पास बनता है 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी रहे कि हमने सवाल सही किया है या गलत, तो इसका एक तरीका और है आपके पास। आप ये चेक कर लीजिए क्या इन सभी वोल्टताओं का जो योग है वह आपके द्वारा आरोपित वोल्टता के बराबर है या नहीं। 6, 4, 10 और 2, 12, अर्थात आपका आंसर सही होगा। सवाल नंबर 3 हमारे पास है इसका, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने वीडियो के शुरुआत में बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में, चूँकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक समान रहती है। अतः आपको मिलेगा I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I बराबर होगा V बटे R के रूप में। V बटे R, R तुल्य प्रतिरोध के रूप में आपके पास है श्रेणी क्रम RS के रूप में। V का मान आपके पास है 12 और तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात हुआ था 6, तो आपके पास बनता है I बराबर 2 एम्पियर। ये आपका आखिरी सवाल का आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दिए गए प्रतिरोध में धारा, विभवांतर और तुल्य प्रतिरोध का मान हमने हमारे इस ट्रिक के आधार पे आपको सोल्व करके दिखाया है। अब हम लेते हैं इसका दूसरा संयोजन, जिसको हम
बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन का दूसरा भाग। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के संयोजन में हमारे पास 3 प्रतिरोध तार हैं जिनके प्रतिरोध को हमने R1, R2 और R3 माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों प्रतिरोध तारों के पहले भाग को एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा दूसरे भाग को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु B से हम जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इन सिरों के मध्य परिपथ में धारा चालन के लिए एक विद्युत स्रोत और कुंजी को जोड़ देते हैं। कुंजी का उपयोग परिपथ को जोड़ने या तोड़ने से मतलब है धारा विच्छेद करने के लिए किया जाता है, प्लस और माइनस V वोल्टा। अब स्टूडेंट्स, नियम के अनुसार क्या होता है, V वोल्टा की बैटरी से धारा का चालन होता है, धारा बिंदु A तक पहुंचती है। यहाँ 3 भाग में धारा बढ़ जाती है। हमने ये माना इस भाग में धारा I1, इस भाग में धारा I2 और इस वाले भाग में धारा I3 प्रवाहित होती है। ये धाराएं पुनः बिंदु B की ओर गतिमान होती हुई मिलती है, जहाँ मिलकर पुनः ये धारा I स्थापित करती है आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर। हमने ये कहा, चूँकि संयोजन समांतर क्रम है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो हमने कहा इसकी परिभाषा में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर एक समान बना रहता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संयोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि चित्र को हमने दर्शा रखा है, हमने इस चित्र में V वोल्टा की बैटरी को लगाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धारा I1, I2 व I3 प्रवाहित होती है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान V प्राप्त होता है। तो हमने कहा, प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपके पास बनती है I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे प्रतिरोध की हम बात करते हैं, जिसमें धारा I2 बराबर V/R2 और तीसरे के लिए बनता है I3 बराबर V/R3। हमने इसको लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये कहा, अतः कुल धारा I बराबर आपके पास बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम शामिल करते हैं 1 व 2 से, हमें प्राप्त होगा I बराबर V कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्वेशन नंबर 3 बनती है स्टूडेंट हमारे पास ये। ठीक है, अब वही बात हमने
हमने कहा यदि संयोजन जो कि समांतर क्रम है का तुल्य प्रतिरोध RP पैरेलल हो तो ओम के नियम से आप लिख सकते हैं I बराबर V/RP। नंबर 4, ठीक है। अब क्या करें हम, समीकरण 3 और 4 को आप बराबर करिए। तो समीकरण 3 और 4 से आपको मिलेगा V/RP बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कैंसिल हो जाता है और आपके पास फाइनल आंसर आता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले के आधार पर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, लिख देते हैं इसको हम, संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/RP। प्रत्येक प्रतिरोध जो आपके पास है R1, R2, R3 के रूप में के व्युत्क्रम, यहाँ पर भी आप देखते हैं ये भी 1/, में आ रहा है, के योग के बराबर होता है। योग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास यह समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होता है। अब स्टूडेंट हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक देखते हैं। जैसा कि हमने श्रेणी क्रम में देखा, उसी से संबंधित उसी प्रकार की ट्रिक यहाँ आपको मैं प्रदर्शित करता हूँ, जिसमें मैंने नंबर 1 के रूप में कहा, यदि मेरे पास जितने भी प्रतिरोध है सभी का प्रतिरोध समान है और n प्रतिरोधों की मेरे पास संख्या बनती है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यदि समान n प्रतिरोध प्रत्येक का प्रतिरोध R हो तो RP बराबर आपके पास लिखा जा सकता है R/N के रूप में। जैसे मैंने आपको कहा 10 ओम प्रतिरोध के तार, एक तार 10 ओम प्रतिरोध का है, तो 10 तारों का जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आपका आंसर बनेगा 10/10 मतलब कि 1 ओम के रूप में। ये था हमारे पास इसकी एक पहली ट्रिक के रूप में। स्टूडेंट्स, हम इसकी सेकंड ट्रिक के रूप में मैं आपको बताता हूँ, नंबर 2 ट्रिक। ट्रिक नंबर 2, ये बहुत शानदार ट्रिक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे ये पूछा जाए कि यदि प्रत्येक प्रतिरोध और धारा में संबंध किस तरह से रहता है समांतर क्रम के लिए, तो हम ये कहते हैं यदि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो तो, हमने कहा यदि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो लेकिन धारा का परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो धारा होती है I, वह प्रोपोर्शनल होगी 1/R के। बहुत ध्यान की बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे। मतलब क्या हुआ साहब, ये हुआ आपके पास कि जिस तार का प्रतिरोध अधिक होगा वहाँ पर उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कम मात्रा की बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, कम मात्रा की बनेगी। स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था तुल्य प्रतिरोध के रूप में। इसी को मैं एक और सीक्वेंस के रूप में एक नाम और देता हूँ
मैं कहता हूँ कि जो n प्रतिरोध है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और तुल्य प्रतिरोध आपको Rn प्राप्त हुआ। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, इसी में लिख देता हूँ मैं आपको स्टूडेंट, इसमें वो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपके पास बनेगी स्टूडेंट, हम इसको ट्रिक के रूप में बनाएंगे तो ट्रिक के रूप में आपके पास बनेगी यह I/N के रूप में। यहाँ I स्टूडेंट्स आपके द्वारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हुए आरोपित वोल्टा V के साथ आपको I का मान निकालना है, फिर उसके बाद N का आपको उसमें भाग देना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये दो ट्रिक आपके पास बनती है। तीसरी ट्रिक के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि शॉर्ट में आप कह सकते हो, यदि दो प्रतिरोध आपके पास है, दो प्रतिरोध के लिए आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिख सकते हैं Rp बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को लिखने का रीज़न केवल इतना सा होता है कि कई बार जब हम इस सवालों को सोल्व करते हैं तो सोल्व करते वक्त हम उस संख्या को उल्टा करना भूल जाते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए हम, यदि दो प्रतिरोध हमारे पास है तो उस दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध को आप निम्न सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इस समांतर क्रम संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम क्या कहेंगे, इसकी विशेषताएं भी आप इसको कह सकते हैं कि इस संयोजन में विभवांतर समान होता है। हमने कहा यहाँ पर कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहता है। नंबर 2 के रूप में हम कह सकते हैं, यदि हमारे पास, यदि प्रतिरोध जो आपने उपयोग में ले रखे हैं R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन अप टू ग्रेटर देन Rn हो, तो इनमें जो धारा बहेगी, इनमें प्रवाहित धारा स्टूडेंट्स इसी ट्रिक के आधार पर है, प्रतिरोध अधिक तो धारा कम। तो यहाँ पर आपके पास R1 प्रतिरोध में यदि धारा I1 बहती है तो वह सबसे कम होगी। इस तरह से I2, इस तरह से I3, इस तरह से अप टू के रूप में आपके पास बनती है IN। ठीक है। ट्रिक नंबर 3 जो कि विशेषता है आपकी, यदि हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध का जो मान बनता है वह सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होता है जो भी प्रतिरोध आपको दिया गया होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान उपस्थित प्रतिरोधों से सदैव कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारी इस टॉपिक में हमने देखा समांतर क्रम संयोजन और इसके पिछले टॉपिक में हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ बीच में दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको प्राप्त हुई थी, जिसमें मैं एक परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ। दोनों परिभाषाएं बताएंगे, जिसमें पहली परिभाषा हमारे पास है तुल्य प्रतिरोध के रूप में। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, हम इसको बताना चाहते हैं। जनरली आपसे पूछ ले कि तुल्य प्रतिरोध से आप क्या जानते हैं, तुल्य प्रतिरोध आप किसे मानते हैं या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, वह प्रतिरोध जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था
जिसमें धारा तथा जोड़े गए बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जिसमें धारा तथा जोड़े गए बिंदुओं के मध्य विभवांतर या विभव अपरिवर्तित रहता है। तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। स्टूडेंट्स, केवल यहाँ पर इतनी सी बात है यह कि जो जोड़ने के बाद सम्मिलित रूप से प्रतिरोध जो आपको मिल रहा है वो एक तुल्य प्रतिरोध है, और वो केवल एक आंसर आपका बन रहा है। वो एक आंसर यही दर्शाता है कि उसमें जो धारा होगी और जो वोल्टता होगी वह सदैव अन्य स्थान पर भी आप उसको लेते हैं तो वह हमेशा एक समान बनी रहेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और तथ्य आपके पास है। जैसा मैंने आपको बोला है कि दो महत्वपूर्ण बातें आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। और यदि आपको परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो आप श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे, और यदि न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त करना होता है तो आपके द्वारा समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाएगा। मैं लिखता हूँ इस बात को, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का व अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। संयोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारी इस वीडियो में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की गणितीय व्याख्या के आधार पर सवालों को, आंकिक सवालों को आप किस तरह से हल करेंगे उसके बारे में हमने देखा, पढ़ा। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ सवाल है मेरे पास, उन सवालों को मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, टॉपिक्स को हम और क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास ये सवाल है। इस सवाल में आपको बोला गया है ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो, संधारित्र लेसन नंबर 4 की वीडियो में मैंने आपको इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बताया है कि आप जिस बिंदु पर आपको पहुंचना है, प्रारंभिक बिंदु से आप वहां पहुंचिए। जहां आपके पास रास्ते का बंटवारा होता है, रास्ता बढ़ता है, वहां समांतर क्रम व्यवस्था आपके पास बनती है। हम चलते हैं ए से सी की ओर, तो हम देखते हैं कि यहाँ आने पर हमें दो रास्ते मिलते हैं। हमने कहा इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो हो गए समांतर क्रम में। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ R1। ठीक है, तो हमने ये कहा चित्र के आधार पर R1 बराबर हमारे पास बनेगा 4 × 4/4 + 4, मतलब 16/8 अर्थात 2 ओम। ठीक है,
अब इसका सरल रूप लेते हैं परिपथ का। तो ये तो है हमारे पास 2 ओम जो आपको दे रखा है बिंदु ए के रूप में, और ये है आपके पास बिंदु बी, और यहाँ आपने सोल्व किया, ये आपके पास आया 2 ओम और ये बिंदु सी के रूप में आपके पास। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि यह हमारे पास एक सरल रेखा के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात श्रेणी क्रम चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इस अवस्था में हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर 2 + 2, मतलब कि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध संयोजन आपके पास बनेगा 4 ओम। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, अर्थात जो संयोजन आपको दिया गया है उसका तुल्य प्रतिरोध बनेगा 4 ओम। स्टूडेंट्स, अगला सवाल हमारे पास है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए, पहले हम इस परिपथ का सरल से सरल रूप ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ तक की व्यवस्था में कठिनाई हमें बनती है, ये जटिल परिपथ व्यवस्था कहलाती है। तो सबसे पहले हम इस जटिल को सरल रूप में बदलेंगे। कैसे? आप देखते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध जो है वो आपस में आपके पास श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मैंने इसको नाम दे दिया R1, ठीक है। तो हमने ये कहा चित्र से पहले हम R1 का मान निकालेंगे। R1 बराबर होगा 7 + 5 बराबर 12 ओम, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों जो प्रतिरोध है ये आपके पास जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। हमने इसको नाम दे दिया R2, ठीक है। तो आपके पास बनता है R2। समांतर क्रम व्यवस्था का फॉर्मूला है 3 × 6/3 + 6, 6 × 18/9 अर्थात 2 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस परिपथ का सरल रूप बदलते हैं। देखिए, ये तो 5 ओम का प्रतिरोध है, यह आपने सोल्व कर लिया है, और यह अभी आपने सोल्व नहीं किया 4 ओम, और इनको आपने सोल्व किया था R2 के रूप में, तो 2 ओम आपको आंसर प्राप्त हुआ था, 2 ओम, ठीक है। हमने इनको आपस में जोड़ दिया। ये आपके पास बनता है बिंदु A, यह बनता है बिंदु B, और ये आंसर आपके पास आया था 12 ओम, और ये आपके पास ऑलरेडी था 5 ओम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें? सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व करो कि सर ये तो श्रेणी क्रम में है, ये तो 6 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हम देखते हैं 6 आता है, इसके बाद हमारे पास ये दोनों आपस में बनेंगे समांतर क्रम। तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसको हम नाम देते हैं R'। तो R' आपके पास बनेगा 4 + 2 बराबर 6 ओम, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि R' प्रतिरोध 12 ओम के साथ समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः हम इस पूरी स्टेप को अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स एक साथ। इस तरह से इस पूरी स्टेप को हम सोल्व करते हैं, तो हमें मिलता है R, नाम देता हूँ मैं इसको, 12 × 6/12 + 6। 12 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 72, और 12 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 18। 18 में 18 का भाग जब हम 72 में देते हैं तो ये आता है 4 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम दोबारा से इसका सरल परिपथ बनाते हैं। आइए, हमारे पास ये तो है 5 ओम, और आपने इस पूरी परिपथ व्यवस्था को हल किया तो आपके पास ये बनता है 4 ओम, ठीक है, ये 5 ओम।
अब आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट यह कि सर ये तो अब हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। सही बात है आपके पास, इसलिए R बराबर आपको मिलेगा, आप इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, R1 प्लस R2, 5 प्लस 4, अर्थात R बराबर आपके पास बनेगा 9 ओम के रूप में। मेरे पास जो अगला सवाल है बहुत अलग हट के सवाल है, काफ़ी दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे। सुनिएगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहाँ जो चित्र बना हुआ है इसमें आपके पास ये स्विच है जो खुला हुआ है अभी। यदि मैं इसको टच कर देता हूँ तो बंद होगा, मैंने इसको खोल रखा है, अर्थात इस भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, हमने ये कहा तो ऐसी अवस्था में हमें A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो अब हमने ये कहा कि एस मतलब कि स्विच खुला है। दो केस हम उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जब हमने स्विच को खुला रखा तो ऐसे स्टूडेंट में हमने कहा स्टूडेंट्स कि जब स्विच खुला हुआ है तो परिपथ में धारा इस शाखा में एक समान और इस शाखा में एक समान प्रवाहित होती है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, जब धारा का मान एक समान है तो ऐसे प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में मानते हैं। तो हमारे पास यदि हम ये कहें कि यह प्रतिरोध हमारे पास है R1, यह R2, यह R3 और यह R4, तो हम ये देखते हैं कि R1 R2 श्रेणी क्रम में और R3 R4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस भाग को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इस वाले भाग को। इसको मैं नाम देता हूँ R डैश। आंसर आता है मेरे पास R डैश बराबर R1 प्लस R2, जिसको आप लिखेंगे 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। इसी प्रकार से हमने इसको नाम दे दिया R डबल डैश बराबर होगा R3 प्लस R4, मतलब कि 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। ठीक है, अब आपने दोनों को हल कर लिया। अब ये दोनों चित्र की हम नई व्यवस्था देखते हैं तो ये हमारे पास संयोजन होता है इस तरह का। A और B, स्विच का कोई रोल नहीं है क्योंकि खुला हुआ है आपके पास। ये आपने यहाँ हल किया 20 ओम आया, इसको आपने हल किया था 20 ओम। अब ये दोनों हमें समांतर क्रम में दिखाई देते हैं तो RP बराबर बनेगा 20 इंटू 20 बटे 20 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बनेगा यह 10 ओम के रूप में। ये हमारा आंसर होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब यदि मैं इस चित्र को क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में इस तरह से बोल दूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस स्विच को बंद कर दिया, मैंने इस स्विच को बंद कर दिया। ये इस स्विच को हमने बंद कर दिया, अर्थात इस भाग में धारा प्रवाहित हो रही है। ये 10 ओम था आपका, ये भी 10 ओम था, ये आपके पास 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक क्या करेगा, A और B, अब धारा का बंटवारा होता है। इस भाग में और इस भाग में धारा एक समान, और इन दोनों भागों में धारा की मात्रा एक समान रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर और ये दोनों आपस में समांतर, क्योंकि स्टूडेंट इन बिंदुओं पर धारा का विभाजन होगा। वो डिपेंड करता है कि धारा इस ओर जाती है या फिर इस ओर आती है। तो इसका हम एक सरल परिपथ इस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स, इस चित्र का
ये परिपथ आपके द्वारा इस तरह से बनाया जा सकता है। ए और ये बी, ये आया 10 ओम, ये 10 ओम। इस स्विच की प्रक्रिया की स्थिति आपके पास है 10 ओम और ये भी 10 ओम। ठीक है, अब दोनों समांतर क्रम में हैं, दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा। तो हमने ये नाम दे दिया कि ये तो हमारे पास है R1 की स्थिति और ये हमारे पास बनती है R2 की स्थिति, R1 और ये R2। ठीक है, अब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है R1 बराबर R2 बराबर 10 इंटू 10 बटे 10 प्लस 10, 100 बटे 20, अर्थात R1 बराबर R2 बराबर 5 ओम आपको प्राप्त होगा। चलिए अब इसको और सरल रूप लेते हैं अपन। हमने कहा कि ये तो हमारे पास हो गया R1, सर जो आपने अभी सोल्व किया था 5 ओम R1 बराबर, और ये हो जाता है हमारे पास R2 जिसको भी अभी हमने सोल्व किया है, और ये होते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये संयोजन बनता है श्रेणी क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध बनेगा R बराबर R1 प्लस R2, मतलब कि R बराबर होगा 5 प्लस 5, अतः आपका फाइनल आंसर होगा R बराबर 10 ओम। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक ही सवाल के दो भाग देखे, जब स्विच खुला है और जब स्विच बंद है। जब स्विच खुला था तो हमारे पास प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो हमें प्राप्त हुआ था वो आया था 10 ओम, और जब हमने स्विच को बंद करके प्रतिरोध ज्ञात किया तो हमने ये देखा हमारा आंसर आता है 10 ओम के रूप में। स्टूडेंट्स आपके पास एक ये सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ये बोला गया है कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, क्वेश्चन के रूप में। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। 5 प्रतिरोध की व्यवस्था आपके पास जब होती है तो आपके पास दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र आ जाना चाहिए कि क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। पहले आप इसको चेक करिए। चेक करने का तरीका मैंने आपको अपनी पहले वीडियो धारिता वाले पार्ट में भी बताई है। ये तो मान लीजिए R1 प्रतिरोध है, ये R2, ये हो जाता है R3 और ये हो जाता है R4। यदि आपके पास R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 हो तो यह आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, और यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज निकलता है तो इसका मतलब होगा कि इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए हम चेक करते हैं इसको। R1 अपॉन R2 2 बटे 4 बराबर R3 बटे R4 1 बटे 2, 2 से 4 कटता है 1 बटे 2, अर्थात यह व्हीटस्टोन ब्रिज, यह व्हीटस्टोन ब्रिज की व्यवस्था है। अतः आपके पास प्रतिरोध R बराबर 3 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं शॉर्ट करके। पहले आप ये देखिए कि ये दोनों प्रतिरोध आपके पास बन जाते हैं श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार से ये भी हैं श्रेणी क्रम में। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। इसको हम मान लेते हैं R डैश, इसको हम मान लेते हैं R डबल डैश। तो हमने कहा यहाँ पर R डैश बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6 ओम, और R डबल डैश बराबर होगा 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम के रूप में। ठीक है, अब इस चित्र को हमने छोटा किया
ए और ये बनता है बी। ये तो हो जाता है आपके पास 6 ओम जो आपने सोल्व किया, और ये होता है आपके पास 3 ओम। ठीक है, अब हमें चित्र से स्पष्ट है कि यह समांतर क्रम संयोजन है, तो आपके पास बनेगा यह समांतर क्रम संयोजन है। अतः तुल्य प्रतिरोध RP बराबर होगा 6 × 3 बटे 6 + 3। फॉर्मूला लिखते हुए आपको सॉल्व करना है। 6 तिया 18 और 6 + 3 9, अर्थात RP बराबर आपको मिलेगा 2 ओम। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक ट्रिक के रूप में एक सवाल आपको मैं देता हूँ। आपके पास सवाल है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, जिसे खींचकर इसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। स्टूडेंट्स, संभावनाएं 2 है, प्रारंभिक और अंतिम के रूप में। तो हमने ये कहा कि हमारे पास तार की प्रारंभिक लंबाई हम मान लेते हैं L1 है, और अंतिम लंबाई हम मान लेते हैं L2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 2 बातें यहाँ निकाल ली। तो इसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि जब तार की अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो हमने कहा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 आपके पास प्राप्त होता है। A2, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया में घनत्व D है, तो दोनों पदार्थों के जो द्रव्यमान हैं उनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि दोनों पदार्थों का आयतन बराबर है। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई अर्थात A1 L1 बराबर A2 L2 हम यहाँ लिख सकते हैं, या आप इसको यूँ भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, A1 / A2 बराबर होगा L2 बटे L1, ठीक है, जिसको हम n मान लेते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ये कहता है अब आपको कि खींचने से पूर्व और खींचने के बाद प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा खींचने से पूर्व प्रतिरोध कितना होगा। खींचने से पूर्व प्रतिरोध अपन मानते हैं R बराबर होगा रो L1 / A1, ठीक है। अब हमने कहा खींचने के बाद, ये लीजिए, खींचने के बाद का प्रतिरोध कैसे बनेगा। खींचने के बाद मान लेते हैं इसको हम R' के रूप में। रो L1 की जगह हमारे पास होगा L2 बटे A2, ठीक है। ये हमारे पास रहा। अब हमें इनमें सॉल्व करना है आपस में, तो हम इसको लेते हैं नंबर 1, इसको लेते हैं नंबर 2। हमने कहा एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो। R' बटे R, R' की वैल्यू आपके पास है रो L2 बटे A2 बटे रो L1 बटे A1। रो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा R' बटे R बराबर होगा L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह भी n है और यह भी n। तो आपके पास बनता है R' बटे R बराबर n इंटू n, मतलब कि n², अर्थात नए तार का जो प्रतिरोध होगा R' बराबर होगा n² इंटू R।
ये आपके पास एक न्यूमेरिकली ट्रिक हो गई स्टूडेंट। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि एल लंबाई का एक तार है और उस तार को मैं खींचकर दुगना कर देता हूँ। उसकी लंबाई को मैंने खींचा, दुगना कर दिया साहब, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा देख लो। नया तार का प्रतिरोध R डैश बराबर आपने किया दुगना 2 का स्क्वायर, प्रारंभिक प्रतिरोध है R, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना प्रतिरोध हो जाता है। इस तरह से आप इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके भी अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। नीट और IIT के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रिक एक बेहद उपयोगी हो सकती है।